मेरे कस्बे में समंदर नहीं है, कुछ कतरे पानियों के कैद हैं तालाब में। जब भी घर जाता हूँ तो एक शाम गुजार देता हूँ मंदिर वाले तालाब की सीढ़ियों पर। तालाब का पानी बदलता नहीं कभी, कैद है शायद इसलिए पहचानता है मुझे। जब भी मिलूं तो कहता है अच्छा हुआ तू आ गया, बहुत सी बातें बतानी है तुझे। नमस्कार, मैं हूं विजय नंदन और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने कस्बे के तालाब के प्रति असीम लगाव को दर्शाया है। जी हाँ, विरासत से विकास के इस एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं हमारे पारंपरिक जल स्रोत तालाब और बावड़ियों की, जिनका मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में जल संरक्षण की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और इस परंपरा में तालाब बावड़ियों का एक अहम स्थान रहा है। हमारे ये जल स्रोत केवल पानी का भंडार करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये समाज, सनातन संस्कृति और पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है। प्राचीन काल से ही इन जल स्रोतों को सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है। मध्य प्रदेश सरकार इन्हीं तालाब बावड़ियों की विरासत से प्रदेश में विकास के भगीरथी प्रयास में जुटी है। पृथ्वी पर मानव जीवन और सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वो कहते भी हैं कि जल ही जीवन है। इसी जल के संचयन के लिए हमारे देश में प्रारंभ काल से ही जल स्रोत निर्माण पर अतुलनीय कार्य हुआ। हर कालखंड में जल संचयन की सबसे उपयुक्त इकाई तालाब और बावड़ियों को माना गया। इनमें नदियों और वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता था। ये न केवल जल संकट का समाधान था, बल्कि भूजल स्तर को बनाए रखने में भी मददगार था। इसके साथ ही तालाब बाढ़ को नियंत्रित करने, सूखे से निपटने और स्थानीय जैव विविधता को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। अपने इस प्रदेश के अंदर लगभग जैसे मैंने पूर्व में उल्लेख किया था, वो बड़ी संख्या में हमने कुएं, बावड़ी, तालाबों पे काम किया है और हमने प्रदेश सरकार के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक जगह पर जहां कोई तालाब का गहरीकरण होगा या नदी का गहरीकरण होगा तो रॉयल्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन किसानों को मिट्टी चाहिए वो मिट्टी ले जा सकते हैं और तालाब हमारा गहरीकरण होगा, ये निर्देश जारी किए ताकि ये रास्ते का कोई व्यवधान नहीं होगा। जोरदार ताली बजाइए। अभी भी समय, बारिश के पहले आपके गांवों के अंदर ये काम अगर नहीं हुआ है तो आप कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप काम करेंगे। आज हमारे पास जो जल संरचनाओं की विरासत है, उनका निर्माण अचानक नहीं हुआ है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों की हजारों वर्षों की तपस्या का फल है। अनगिनत कारीगरों, श्रमिकों और विशेषज्ञों की मेहनत का फल है, जिन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में अपना पूरा जीवन खपा दिया। आइए आपको उन वास्तुकारों और विभिन्न समाजों के शिल्पियों से अवगत कराते हैं, जो भारत को तालाब, बावड़ी और कुओं की विरासत सौंप कर गए हैं। प्राचीन काल में जल संरचनाओं का निर्माण करने वाले वास्तुकारों को गजधर कहा जाता था, जो तालाबों के निर्माण की योजना बनाते, सामग्री जुटाते और निर्माण कार्य का नेतृत्व करते थे। वे अपने अनुभव और ज्ञान के बल पर बिना औजारों के ही निर्माण स्थल का मूल्यांकन कर सकते थे। इनके साथ काम करने वाले जोड़िया कहलाते थे, जो उनके विश्वसनीय सहायक थे। कुछ गजधर इतने प्रतिष्ठित हुए कि उनका नाम ही उनकी पहचान बन गया। शहरी क्षेत्र के अंदर आज मैं उज्जैन में गीता कॉलोनी चोपड़े में गया था। बहुत अच्छी रचना बनी, लगभग 300 साल पुरानी, और जल इतना है कि हमारे सभी अत्याधुनिक पंप लगा दो तब भी वो पानी निकल नहीं पाता है, लेकिन वो बहुत सुंदर जल रचना है। ऐसी सुंदर जल रचनाओं का हमने संग्रहण करके, संकलन करके प्रदेश स्तर पर इनका प्रकाशन का काम भी कराया है। इसके अलावा कई अन्य समुदाय भी तालाब निर्माण से जुड़े थे, जैसे सिलावट, पत्थर के काम में निपुण थे। सिरभाव और जल सूंघा ये बिना किसी उपकरण के पानी के स्रोत का पता लगाने में माहिर थे। पथरोट, टकारी, मटकूट और सोनकर मिट्टी, पत्थर और निर्माण सामग्री के विशेषज्ञ थे। बुलई गांव की भौगोलिक जानकारी रखते थे और जमीन के चुनाव में मदद करते थे।
जो संस्कृति के जितने पहलू हैं, विरासत के जितने पहलू हैं, चाहे वो नागर समाज का विषय हो, चाहे वो ग्राम समाज का हो, चाहे वो जनजाति समाज का हो, विज्ञान की जो विरासत रही है वो हो, है ना। तो ये सब को लेकर अलग अलग तरह से काम राज्य सरकार के अलग अलग विभाग कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का जो भूभाग है वहाँ पर केवल 16,000 शिव मंदिर या शिवलिंग स्थापित हैं नर्मदा के किनारे। और जो तमाम हमारे यहाँ जो हिंदू परंपरा में भी जो मंदिरों का जो स्थान है मोटे तौर पर या तो नदियों के किनारे है या फिर पहाड़ियों पर है। तो उसके साथ साथ वो एक धार्मिक भाव तो है ही, पर उसके साथ साथ एक तरह की नज़र रखने वाला भी है कि यदि उसके विस्तार के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है नदियों को, तो उसके धार्मिक पक्ष के कारण भी वो बचे रहें। अगरिया जो लोहे के औजार बनाते थे और तालाब खोदने के काम में भी निपुण थे। भील, मीणा और अन्य जनजातियां जल प्रबंधन, बधान निर्माण में दक्ष थीं। बंजारे अपने व्यापारिक सफर के दौरान नए तालाब बनाने का कार्य करते थे। गौंड समाज और गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती का जल स्रोतों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। उसी तरह से परमार वंश के राजा भोज और उनके जैसे अनेक राजा महाराजाओं ने अपने कालखंड में जल स्रोतों पर कार्य किया, लेकिन आधुनिक समाज ने इस पारंपरिक ज्ञान और उसके कर्ताओं को भुला दिया है। मध्य प्रदेश में आज इसे फिर से पुनर्जीवित करने की पहल हो गई है। लेकिन पहले जो लोग गांव के लोग इकट्ठा होकर तालाब बनाते थे, उसके पीछे क्या है, उस तालाब के बनाने में वहाँ के पास जीव जंतु जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, ये सारे मिल करके और वहाँ के बच्चे, वहाँ के तमाम लोग, जो भी लोग थे, महिला पुरुष, सारे लोग मिल करके तालाब बनाते थे। और वो एक तरह से जन भागीदारी, आपस में कंट्रीब्यूशन करके बनाते थे। मैंने शायद इन सारे तालाबों को देखा है बनते हुए, जहाँ पर गांव के लोग इकट्ठा होकर के एक उत्सव के रूप में तालाब बनाते थे। आप देखिए ये इतने पुराने तालाब हैं, लगभग 100 साल 200 साल पुराने तालाब हैं, लेकिन आज भी यथावत हैं और उनकी जो है एक तरह से जो परिस्थितियाँ हैं आज भी उसी तरह से। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ऐसे तालाब समय काल के अनुसार धीरे धीरे पटते जा रहे हैं, जिनको फिर से एक तरह से उसको गहरीकरण की ज़रूरत है ताकि वो सुरक्षित रह सकें। तो तालाब हमारे प्रदेश की धरोहर हैं और हमें लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह के तालाबों को जो है संरक्षित और संवर्धित करने का काम कर रही है। यहाँ पर एक चीज़ और समझने की बात है कि वो तालाब क्यों इतने मजबूत है। उसके पार पर आप देखे होंगे तो जिस तरह से पूरा मिट्टी गांव के लोग इकट्ठा करते थे, जानवर उस पर चलते थे और उसके बाद जो है उसमें पानी का छिड़काव होता था और जो तालाब की पार बनती थी इतनी मजबूत है कि आज भी मेरी जानकारी में, मेरे समय काल में जो छोटे छोटे हम लोग थे, जो तालाब हैं आज भी उसी तरह से जीवंत हैं। तो तालाबों का सीधे सीधे पशु पक्षी, मानव, कृषि और तमाम चीज़ों से सीधा संबंध है। मशहूर लेखक अनुपम मिश्र ने अपनी किताब में उल्लेख किया है कि तालाबों के निर्माण में शिल्प और विज्ञान का अनूठा मेल देखने को मिलता है। प्राचीन शिल्पकारों ने स्थानीय भूगोल, जलवायु और मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए तालाबों का निर्माण किया। इसका परिणाम ये हुआ कि ये तालाब सदियों तक टिकाऊ रहे और समाज के लिए उपयोगी बने रहे। आधुनिक भारत में आज भी ये तालाब प्रासंगिक बने हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने पहले ही कह दिया था कि जो पानी ईश्वर के द्वारा दिया जाता है बरसात के थ्रू, उसका ही नीचे जो है वो रिचार्जिंग हो। और रिचार्जिंग के लिए बरसात का पानी, कच्ची ज़मीन तो है ही फेवरेबल। आपने जो बात कहा वो कुएं और बावड़ी का निर्माण करना जो है वो अचानक ही वाटर बॉडी के रिचार्जिंग का एक बड़ा स्रोत बन जाता था। यही कारण था कि कुएं और बावड़ी की उपादेयता जो है वो हमेशा से बनी रही। मानव जीवन, कृषि, पशुपालन और पर्यावरण सभी के लिए जल का होना अनिवार्य है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते शहरीकरण के कारण आज जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है। ऐसे में प्राचीन भारत परंपराओं से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश सरकार तालाबों के संरक्षण और पुनर्निर्माण की दिशा में काम कर रही है। पूरे प्रदेश के अंदर 55 जिलों में कोई भी पंचायत, कोई भी वार्ड, जैसे मुझे यहाँ इंदौर का ही बताया कि लगभग 30 बावड़ियां आपने हाथ में ली, 118 कुओं को हाथ में लिया, 3 तालाब, कनाड़िया 1, कनाड़िया 2 और तीसरा बिलावली, ये भौरा से। ऐसे सारे तालाबों के लिए
एक ही लगातार श्रृंखला चल रही है। चले गंगा संवर्धन अभियान है चलाई सब शामिल हो भाई। एमपी के सीएम ने अलख है जगाई सब शामिल हो भाई। गंगा संवर्धन अभियान गंगा संवर्धन अभियान। जल की जरूरतों के लिए तालाबों का जितना महत्व है उतना ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। हमारे देश में तालाबों को अक्सर मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों के पास बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल जल संरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक जुड़ाव भी है। इन तालाबों में स्नान करना पवित्र तो माना ही जाता है, इसे आत्मा की शुद्धि का माध्यम भी माना गया है। वैदिक साहित्य और प्राचीन ग्रंथों में जल को देवता स्वरूप में देखा गया है। तालाबों को सरोवर और पुष्करणी जैसे नाम दिए गए जो उनकी धार्मिक महत्ता को दर्शाते हैं। तरह से हिंदू प्रथा में, हिंदू संस्कृति के अंदर कुएं और बावड़ी की पूजा की जाती थी। पूजा की तारीख भी होती थी। हर शादी और विशेष अवसरों पर वहाँ पर दीपक और रख करके उनको पूजा की जाती थी। यानी उनको पुनर्जीवित करने का, जिसको रेजुवेनेशन कहते हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक पूरा उपक्रम था, पूरी एक कस्टम और परंपरा थी। शायद इसीलिए आज दिनांक पर हमको आपको कुएं बावड़ी याद हैं। कुएं बावड़ी जो है वो उनकी जानकारियाँ हमको हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में जल को जीवन का मूल तत्व माना गया है। इसमें वर्णित है कि जल सभी देवताओं का निवास स्थान है और ये शुद्धिकरण, स्वास्थ्य और समृद्धि का स्रोत है। जल की इसी वैदिक महत्ता के कारण तालाब हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में सामुदायिक जीवन का केंद्र माने जाते हैं, जहां आज भी मेलों, उत्सवों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसलिए तालाब केवल जल के स्रोत नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सामुदायिक सहयोग का प्रतीक भी हैं। ये रत्न गर्भा धरती, इसकी जीवंतता, इसके प्राण अगर कहीं बसते हैं तो वह जल में तो है और जल से ही जीवन है। और जल से जीवन होने की परंपरा में हमारी सनातन संस्कृति भी आती है। हमारी सनातन संस्कृति नदी घाटी सभ्यता से प्रारंभ होती है और नदी घाटी सभ्यता में जल जीवन के लिए अगर भूगर्भ में जल नहीं होगा तो नदियों का क्या होगा। हमारी गंगा माँ के लिए हम सब जानते, जो मैंने भागीरथी प्रयास की बात कही है, ये उसी से तो जुड़ती है। हमारे देवता ने भी जल को सहेजने के लिए ये अपना सिर आगे बढ़ा करके महादेव की जय जयकार ऐसे ही नहीं करते हम, जिनने अपने सिर पे धारण करके जल का महत्व बताया है। एक एक बूंद का पानी का उपयोग जो नर्मदा जी के माध्यम से किया, इसलिए माननीय मोदी जी ने भी नर्मदा का पानी गुजरात से राजस्थान को दिया था। तो ये जो हमारा सिलसिला है, एक एक बूंद पानी का सदुपयोग करते हुए आपस के संबंध भी अच्छे रहे, इसीलिए नर्मदा के लिए ताप्ती और नर्मदा का संबंध मध्य प्रदेश और गुजरात से आता है। इस पानी के आधार पर ही जीवन की कल्पना की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत तालाब, कुएं और बावड़ी समेत हर तरह की जल संरचनाओं को बचाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे प्रदेश में यह अभियान जन भागीदारी के रूप में काफी सफल माना गया। पर्यावरण से जुड़े लोगों ने इसको सराहा भी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसके तहत जितने भी जल स्रोत हैं उनके संवर्धन के लिए कार्य किया जाएगा। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, यह सब हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, पर अब समय आ गया है जब हमें जल की एक एक बूंद बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जल रहेगा तभी आगे जीवन संभव होगा। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा प्रारंभ किया जाने वाला यह अभियान अति प्रशंसनीय है। इस अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। वृक्ष है तो वर्षा है, वर्षा है तो जल है, जल है तो जीवन है। इसीलिए जल गंगा संवर्धन अभियान हमारे प्रदेश का एक अभिनव प्रयोग।
आज जब जल संकट एक वैश्विक मुद्दा बन गया है तो हमें अपनी परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए तालाबों को संरक्षित करने और नए तालाब बनाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। ये पर्यावरणीय प्रयास तो है ही, हमारी विरासत को सहेजने और हमारी अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया भी है। यही संकल्प हमारे समाज को एक स्थायी भविष्य की ओर आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु डॉक्टर मोहन यादव सरकार जल गंगा संवर्धन जैसे अभियान चलाकर प्रदेश में जल क्रांति लाने का प्रयास कर रही है। हमारे देश में तालाबों की कहानी हमारी सभ्यता की कहानी है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जल संरक्षण के उपाय किए। इन्हीं वैदिक विरासत से अभिभूत होकर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने तालाब, बावड़ियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और पारंपरिक तालाबों की मरम्मत और उनके पुनर्निर्माण के लिए विशेष अभियान शुरू किए हैं। इसके तहत पुराने तालाबों का गहरीकरण, सफाई से उनके जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और दीवारों की मरम्मत जैसे कार्य किए जा रहे हैं। तालाबों के संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन सर्वेक्षण और सैटेलाइट मॉनिटरिंग का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही सामुदायिक भागीदारी के लिए स्थानीय समुदायों को तालाबों के संरक्षण से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार ने पंचायत स्तर पर जल संरक्षण समितियों का गठन किया है, जिससे लोग तालाबों की देखभाल में अपनी भूमिका निभा सकें। पिछले बरस ही गंगा दशहरा पर जो एक बड़ी घटना थी गंगा के अवतरण की, दुनिया के लिए भी बड़ा वो था संदेश। तो उसी दिन से जल गंगा संवर्धन का अभियान राज्य में चालू हुआ और उसी वक्त वीर भारत न्यास ने और मैपकास्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने मिलकर उज्जैन के ज़िले में जो नदियां बहती हैं, तो जो सूख गई वो भी, जो जीवित हैं वो भी, और जितने वाटर बॉडीज़ हैं, जल संरचनाएं जो हैं, जिसमें पोखर भी हैं, तालाब भी हैं, कुएँ भी हैं, तो उसको लेकर हम लोगों ने उनके आख्यान और उनका डॉक्यूमेंटेशन सैटेलाइट मैपिंग और सबके जरिए तो हमने उसकी पहल की है। इस बार जो है मध्य प्रदेश में जो लगभग 212 नदियों की सूचना मिलती, जानकारी मिलती है, जिसमें से बहुत सारी नदियां जो हैं बीमार हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं। तो राज्य ने उनकी भी चिंता की, माननीय मुख्यमंत्री ने उनकी भी चिंता की है और इस बार हमारी कोशिश होगी कि लगभग 170-180 नदियों के बारे में, उनके आख्यान के बारे में, उनकी परंपरा के बारे में और उनकी सैटेलाइट मैपिंग के ज़रिए हम उसको लोक समाज के सामने फिर से लेके आएँ, क्योंकि जानकारी मिलने से समाज में एक तरह की चेतना भी आना है। संस्कृति का काम है चेतना जगाने का, वो हमारा काम है, हम करेंगे। और फिर राज्य का काम है उससे सबक लेकर समाज के एक चतुर्दिक विकास के लिए प्रयास करना। तो वो एक पहल धीरे धीरे चल रही है और आगे निश्चित रूप से कुछ बड़ा आकार ले पाएगी। जहां पुराने तालाब जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, वहां नए तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे जल निकायों को जोड़कर बड़े जलाशय बनाए जा रहे हैं। कैच द रेन और जल शक्ति अभियान जैसी योजनाओं के तहत वर्षा जल का संचयन कर तालाबों को भरने और भूजल स्तर को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने तालाबों के आसपास पर्यावरणीय और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं बनाई हैं। तालाबों के पास उद्यान, वॉकिंग ट्रैक और अन्य सुविधाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। भोपाल के बड़े तालाब के संरक्षण के लिए पिछले 30 वर्षों में विभिन्न स्तरों पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। इसके अंतर्गत गाद निकालने, गाद आने से रोकने, तालाब की सीमाओं का निर्धारण और अतिक्रमण रोकने जैसे कार्य शामिल हैं। मछली पालने के लिए धार जिले में 23 तालाबों को 10 वर्षों के लिए विभिन्न मछुआ सहकारी समितियों और समूहों को पट्टे पर दिया गया है। इन तालाबों का कुल जल क्षेत्र 270 हेक्टेयर है,
जिससे 248 परिवारों को अतिरिक्त रोजगार से जोड़ा गया है। इसी तरह से अन्य जिलों में भी विरासत से विकास की अवधारणा फलीभूत हो रही है। जल जीवन सब सुनिश्चित हो, जीवन सबका सुरक्षित हो। राज्य सरकार की बलराम तालाब योजना सभी जिलों में लागू है, जिसके तहत किसानों को अपने खेतों में तालाब बनाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के किसानों को लागत का 40% यानी अधिकतम 80,000 रुपए और अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को लागत का 75% यानी अधिकतम 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। इसके साथ ही प्रदेश में अमृत सरोवर अभियान के तहत नए तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। जबलपुर जिले में ही 51 नए तालाब का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें सामाजिक भागीदारी भी ली जा रही है। जैसे कटनी जिले में जल संरक्षण की दिशा में अडानी फाउंडेशन द्वारा पुराने तालाबों का गहरीकरण, नाला सफाई, चेक डैम निर्माण और अन्य संरचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 800 किसानों को लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेल और चंदेल काल के लगभग 1000 तालाबों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश के 41 शहरी निकायों में 48 तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए 105 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अमृत सरोवर अभियान के तहत शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा तालाबों को संरक्षित और सौंदर्यीकृत किया जाएगा। तालाबों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। 2025-26 से अगले 3 वर्षों में अतिरिक्त 50 करोड़ रुपए के वित्त पोषण का भी प्रस्ताव है। पंचायत विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों में तालाबों और बावड़ियों के जीर्णोद्धार के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार तालाब बावड़ियों को विरासत से विकास की परिभाषा में ढालते हुए जल संरक्षण के क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। इन प्रयासों से न केवल प्रदेश की जल समस्या का समाधान हो रहा है, बल्कि यह राज्य के सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। ये भगीरथी अभियान निश्चित ही मध्य प्रदेश की पुरानी गरिमा को हासिल करने में मददगार साबित होंगे और देश को नई दिशा दिखाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर लेकर आएंगे एक और विरासत से विकास की कहानी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।